साल 2022 की आखिरी भिड़ंत क्या टीम इंडिया कर पाएगी साल का जीत के साथ अंत। नमस्कार, रणयुद्ध में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और आज बात करेंगे इंडिया और बांग्लादेश के बीच होने वाले दूसरे टेस्ट मैच की और इस टेस्ट मैच की क्या कुछ खासियत रहेगी और इस टेस्ट मैच को जीतना भारतीय टीम के लिए क्यों अहम है। इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। मीरपुर ढाका की पिच के बारे में अगर बात करें तो यहाँ तेज गेंदबाजों को खासी मदद मिलती है और ऐसे में अब बड़ा सवाल ये भी है कि भारतीय टीम क्या अपना विनिंग कॉम्बिनेशन यहाँ पर बदलेगी, यानी कि एक स्पिनर को ड्रॉप करके क्या वो एक तेज गेंदबाज को टीम में ले आएंगे। वहीं अगर हम बांग्लादेश की बात करें, तस्किन अहमद की वापसी से क्या बांग्लादेश की गेंदबाजी थोड़ी मजबूत होगी और जिस तरह का फाइट बैक बांग्लादेश ने दूसरी पारी में दिखाया था उस फाइट बैक को क्या वो दूसरे टेस्ट मैच में कंटिन्यू कर पाएंगे। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम है जो लगातार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन करते हुए टॉप पर बनी हुई है। वहीं हिंदुस्तान एक ऐसी टीम जो लगातार मैच दर मैच अपना दावा मजबूत करती जा रही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए। बचे हुए 5 मैचों में 4 मैच जीतना भारतीय टीम के लिए जरूरी है, यानी कि बांग्लादेश के खिलाफ मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 4 मैचों की टेस्ट सीरीज है वहां पर हर हाल में भारतीय टीम को जीत हासिल करना पड़ेगा। लेकिन शुरुआत शायद साल 2022 से करना पड़ेगा, तभी साल 2023 की शुरुआत आपके लिए बेहतर होगी। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। पूर्व क्रिकेटर, सिलेक्टर और अभी इस टेस्ट मैच में कमेंट्री कर रहे हैं सबा करीम हमारे साथ हैं। सबा भाई, मैदान बदल रहा है, परिस्थितियां बदलेंगी, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 भी थोड़ी बदलती हुई नजर आएगी। कुल मिलाकर मीरपुर ढाका की पिच को आपने भी देखा ओडीआई सीरीज के दौरान, कैसे आप देख रहे हैं इस पिच पे? क्या बांग्लादेश थोड़ा बहुत चैलेंज रख पाएगी या एक और वन साइडेड मुकाबला हम देख पाएंगे? हालांकि पहला मैच वन साइडेड नहीं कह सकते क्योंकि मैच अंत में 5वें दिन तक चला गया जहां पर बांग्लादेश थोड़ा सा फाइट बैक करती नजर आई थी। हाँ राजीव, पर मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि बांग्लादेश ज्यादा फाइट बैक दिखा पाएगा इस टेस्ट मैच में भी। मीरपुर की विकेट जैसा हम लोगों ने देखा था एक दिवसीय क्रिकेट में, इसमें थोड़ा बहुत जूस रहेगा। इसका मतलब यह है कि इस फॉर्मेट में टेस्ट मैचेस में अगर विकेट थोड़ी ज्यादा फेवरेबल होती है, चाहे वो स्पिनर्स के लिए हो या फिर पेस बॉलर्स के लिए हो, वहां पर जो बड़ी टीमें रहती है उनका दबदबा ज्यादा रहता है क्योंकि उस टीम में क्वालिटी ज्यादा है और भारत के पास कई सारे विकल्प हैं जिनके साथ वो फिर बदल कर सकते हैं। अब विकेट किस तरह से बिहेव करेगा इस समय ये कहना बड़ा मुश्किल है। विक्रम राठौर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, उन्होंने भी यही बात कही कि यहाँ पर ये कहना बड़ा मुश्किल है, पर मुझे लगता है कि टॉस जीतने पर दोनों ही टीम पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय करेंगी और एक बड़ा स्कोर बनाने का प्रयास करेगा भारत। और मुझे लगता नहीं कि ज्यादा परिवर्तन हमें 11 में देखने को मिलेगा। जिस कॉम्बिनेशन के साथ भारत पिछले मैच में गया था, 2 सीमर्स और 3 स्पिनर्स, मुझे लग रहा है कुछ उसी प्रकार का कॉम्बिनेशन इस मैच में भी देखने को मिलेगा। लेकिन सबा भाई, अगर कॉम्बिनेशन आप कह रहे हैं सेम रहेगा तो जिस तरह से मीरपुर का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिलती है और इंडिकेशन भी मिले कि हो सकता है शार्दुल ठाकुर को यहाँ पे खिलाया जाए। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि अक्षर पटेल ने भी अच्छी गेंदबाजी कर दी। अश्विन आपके इसलिए खेलेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स बहुत ज्यादा है और कुलदीप यादव को आप ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि वो मैन ऑफ द मैच रहे हैं। क्या फिर ऐसे में थोड़ी दुविधा है टीम मैनेजमेंट के लिए, आप देख रहे हैं? देखिए, 3 पेस बॉलर्स साथ तभी मैदान में उतरेंगे अगर भारत को ये लगेगा कि तीसरे चौथे दिन पर भी आप पेस बॉलर्स की मदद मिलती है विकेट से। तो मुझे लगता नहीं है कि मीरपुर में इस तरह से देखने को मिलेगा। हो सकता है कि पहले दिन, पहले सेशन या मे बी दूसरे सेशन तक पेस बॉलर्स को मदद मिले, पर जिस तरह का सरफेस है वहां पर आपके स्पिनर्स भी इफेक्टिव हो सकते हैं, विशेष करके कुलदीप यादव ने जिस तरह से बॉलिंग की थी। अक्षर पटेल को हमने देखा कि नई बॉल से कितनी अच्छी गेंद डालते, उनको पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है बांग्लादेशी बल्लेबाजों के लिए। उसके साथ साथ भी है। इस वजह से मुझे लग रहा है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं एक और पेस बॉलर के साथ भारत को मैदान में उतरना। शार्दुल ठाकुर एक विकेट जरूर है, पर आपको याद होगा राजीव, शार्दुल ठाकुर को भारत तभी खिलाता है जब 4th सीमर की आवश्यकता होती है। शार्दुल में उन्होंने खेला, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या फिर इंग्लैंड हो। और जैसे भारत को 2 स्पिनर और 3 पेस बॉलर के साथ मैदान में उतरना होता है, शार्दुल ठाकुर मेरे विचार में, और वो सही निर्णय भारत लेता है कि वो एक 3rd सीमर के रूप में उनको कभी नहीं खिलाया गया है क्योंकि 3rd सीमर के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास गति हो, मूवमेंट हो और एक ऐसा बॉलर हो जो लंबा स्पेल कर सके या 2-2, 3-3 स्पेल भी आकर कर पाए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि शार्दुल ठाकुर एक 3rd सीमर की भूमिका निभा सकते हैं। सबा भाई, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम इस टेस्ट मैच को इंडिविजुअली अगर हम देखें,
आपको लग रहा है के राहुल, विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है, साल का आखिरी टेस्ट मैच है, एक तो अपना बड़ा इंपैक्ट भी छोड़ना चाहेंगे और जो जिंक्स एक चल रहा है टेस्ट क्रिकेट में दोनों बल्लेबाजों के लिए उसको वो दूर करना चाहेंगे? देखिए, प्रयास तो पूरा होगा। ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, पर हाँ, दोनों चूंकि शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। विराट कोहली स्पेशली वो टेस्ट मैचेस में उनका बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, वो प्रेफर करते हैं इस फॉर्मेट को। और जिस तरह से विकेट मिल रहा है, या फिर जिस जिस तरह के पहले वाले विकेट था चट्टोग्राम में, वहां पर अगर आप मिस आउट करते तो आपको लगता है कि अरे यार, इस विकेट पे मुझे रन बनाना चाहिए था। और कई बार विकेट देखकर, क्वालिटी ऑफ ऑपोजिशन देखकर आपको लगता है कि विकेट पे मैं थोड़ा देर टिक टिक गया तो फिर मैं लंबी पारी खेल सकता हूँ। केएल राहुल के साथ भी वही हुआ। पहली पारी में आप देखेंगे वो सेट हो गए तो उसके बाद आउट हो गए। दूसरी पारी में उनको इबादत हुसैन ने ट्रैप कर लिया। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर आपको बल्लेबाजी करने के लिए उतरना होगा। किस तरह की बॉलिंग अटैक हम जितनी भी तारीफ कर ले बांग्लादेश की, उतनी उतनी ज्यादा क्वालिटी है नहीं उनके अंदर। और मुझे तो लगता है कि वैसे भी एक और उनको एक्स्ट्रा बॉलर चाहिए उनके 11 में। और वो सिर्फ 4 बॉलर के साथ खेल रहे। एक बहुत बड़ा एडवांटेज है भारतीय बल्लेबाजों के लिए, एक बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए, ना ही केवल केएल राहुल या विराट कोहली के लिए भी, पर अन्य भारतीय बल्लेबाजों के लिए भी। समय भाई, क्योंकि जब पहला टेस्ट मैच खत्म हुआ उसके बाद ज्यादातर खिलाड़ी होटल चले गए, लेकिन विराट नेट्स पे गए और उन्होंने घंटों बल्लेबाजी की। वो जो इंटेंशन है विराट की, वो जो रन बनाने की भूख है, वो नजर आ रही है। टेस्ट मैच फेल हुए है तो दूसरा टेस्ट मैच जाया नहीं होने देना चाहते। क्या जो टेस्ट क्रिकेट में सूखा चल रहा है शतकों का, वो भी उनके जहन में होगा कि चलिए इस साल हमने T20 में शतक लगा दिया, ओडीआई में लगा दिया, अच्छा मौका है कि आप टेस्ट क्रिकेट में शतक के साथ समापन कर दें? हाँ, इससे बढ़िया अवसर और क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि बल्लेबाजी के लिए विकेट भी सही होगा, उसके साथ साथ जो क्वालिटी ऑफ अटैक है। चलिए, विराट कोहली के बारे में तो ये कहना बड़ा बहुत ही अजीब लगता है। सामने कोई भी अटैक हो, उसके सामने वो केपेबल है शतक लगाने के लिए। पर हाँ, चूंकि वो अच्छे फॉर्म में है, ऐसी बात नहीं कि खराब खेल रहे हैं। एक दिवसीय मैचेस में रन बना रहे हैं, T20 में बनाया उन्होंने इन 2 पारियों में। दूसरी पारी में वो नाबाद रहे। पहली पारी में जो उन्होंने 2-3 गेंदें खेली थी तो ऐसा लग रहा था कि वो सेट होकर आए हैं, पर फिर वो जल्दी आउट हो गए, एलबीडब्ल्यू हो गए स्पिनर्स के सामने। तो हाँ, एक शानदार अवसर जरूर है यहाँ पे विराट कोहली के लिए। समय भाई, जो इस समय चर्चा बहुत ज्यादा हिंदुस्तान में रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर, अभी लगातार दूसरा टेस्ट मैच मिस किया है उन्होंने। एज ए कैप्टन बहुत ज्यादा टेस्ट मैचेस मिस किए हैं, इसका असर आपको लग रहा है ऑस्ट्रेलिया सीरीज पे तो नहीं पड़ता नजर आ रहा है आपको कि 2 टेस्ट मैचेस नहीं खेले? अचानक जब आप आएंगे तो शुभमन गिल जो फॉर्म में चल रहे हैं, या के राहुल जो वाइस कैप्टन टीम का, अब उनको में से किसी एक को ड्रॉप करना पड़ जाएगा आपको। और अगर शुभमन गिल ने एक और शतक लगा दिया तो ये परेशानी और बड़ी हो जाएगी। देखिए, मैं हमेशा से मुझे लगता है राजीव कि अगर कोई खिलाड़ी टीम में है और उसके ऊपर सिलेक्टर्स ने भरोसा दिखाया है और वो बाहर हुआ है इंजरी की वजह से, तो वापस आकर उसको अपनी जगह मिलनी चाहिए, चाहे वो केएल राहुल हो या फिर विराट कोहली हो। एक बार जब चयन करता हूं या टीम मैनेजमेंट ये लगने लगेगा ये खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है, उसके बाद दूसरा खिलाड़ी आ जाए, चाहे उसके जगह पर जो खिलाड़ी उसने शतक लगाया हो या फिर कितने ही बड़े बड़े उन्होंने रन बना लिए हों। तो मुझे लगता है अभी भी ओपनिंग कॉम्बिनेशन, अगर रोहित शर्मा फिट होते हैं, अभी तक जहां तक मुझे लग रहा है केएल राहुल और रोहित शर्मा होंगे। अगर केएल राहुल आगे भी टेस्ट मैच में रन नहीं बनाते हैं तो फिर एक विकल्प के रूप में शुभमन गिल तैयार, इस समय जो कि शानदार फॉर्म में है। रोहित शर्मा, देखिए, हमें लग रहा है कि रोहित शर्मा बहुत ज्यादा इंजरी की वजह से बाहर हो रहे हैं, पर अगर हम पिछले 1 साल देखेंगे तो एक चंद महीने वो बाहर थे क्योंकि वो कोविड की वजह से डाउन हो गए थे। उसके बाद एक बार उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई, उसके बाद ये वाली जो क्रिकेट बॉल इंजरी है। तो उम्मीद यही है कि रोहित शर्मा जल्द से जल्द कप्तानी भी करें और बल्लेबाजी भी करें। सभा भाई, क्योंकि आपने जिक्र किया रोहित शर्मा का, शुभमन गिल के पास बहुत सुनहरा मौका के तौर पे आप देख रहे हैं कि बैक टू बैक अगर वो शतक लगा देते हैं तो वो एक न सिर्फ अपना दावा देंगे बल्कि मजबूर करेंगे कि आप उनको खिलाएं। और एक इसी से जुड़ा सवाल और है सभा भाई, कि जिन जिन खिलाड़ियों को वाइस कैप्टन बनाया जा रहा है इन दोनों टेस्ट टीम में खासतौर से, उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ रहा है, उनका फॉर्म खराब हो जा रहा है। तो क्या ये जो एक कहते हैं ना टोटा, वो क्या के राहुल के साथ भी देख रहे हैं, अजिंक्य रहाणे वाइस कैप्टन बाहर, इससे पहले ऋषभ पंत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, उनको वाइस कैप्टन बनाया, उनका फॉर्म चला गया। अब ये वाइस कैप्टन के राहुल है, उनका भी फॉर्म जाता नजर आ रहा है। हाँ, पर एक दूसरे वाइस कप्तान जो उन्होंने बनाया पुजारा, उन्होंने तो सबसे तेज टेस्ट शतक लगा दिया है राजीव।
जी देखिए, एक बात तो है कि केएल राहुल का थोड़ा बहुत फॉर्म जो है अप एंड डाउन रहता है। और एक और बात जो केएल राहुल के करियर में नजर आई है कि वो एक बड़ी पारी खेलते हैं, उसके बाद 5-6 पारियों में रन बनाते नहीं है। तो ये जो निरंतरता की हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं केएल राहुल से, वो देखने को मिलती नहीं है, और इसी वजह से दबाव थोड़ा बहुत बढ़ रहा है। और ये रन जो जो पुअर स्कोर्स है वो काफी लंबा चल रहा है केएल राहुल का। एक दिवसीय मैचेस में या फिर टी20 हो, जी। जो अथॉरिटी के साथ उनको बल्लेबाजी करनी चाहिए वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो हाँ, शुभमन गिल अगर ये मैच भी खेलते हैं, बड़ा शतक लगाते हैं, बहुत बड़ा स्कोर करते हैं, तो दबाव निश्चित रूप से केएल राहुल के ऊपर आएगा। अब निर्भर करता है केएल राहुल के लिए कि वो किस तरह से यहाँ से अपने करियर को आगे लेकर जाते हैं। तो एक अवसर है यहाँ पर केएल राहुल को, एक वो भी अगर शतक लगाते हैं तो फिर से अपनी जगह वो पक्की करेंगे। पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ जिस तरह की तकनीक, जिस तरह का टेम्परामेंट केएल राहुल में है, वो अगर और ज्यादा खुलकर खेलेंगे, और ज्यादा अथॉरिटी के साथ बल्लेबाजी करेंगे, तो एक बड़ी पारी जरूर खेल सकते हैं अपनी टीम के लिए। देखिए सभा भाई, अभी जो खबरें आ रही है, मेरे प्रोड्यूसर है ओम, उन्होंने बताया कि अंगूठे में इंजरी है और 50% संभावना है कि वो इस टेस्ट मैच में खेलेंगे। ऐसा में क्या अभिमन्यु ईश्वरन को डेब्यू करते आप देख रहे हैं? देखिए, अगर फिट नहीं हो तो खेलेंगे अभिमन्यु ईश्वरन, और कोई विकल्प है नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, परिवर्तन करने की 50% आवश्यकता के होगी राहुल नहीं। को क्या आप खिलाना पसंद करेंगे या आप 100% अभिमन्यु ईश्वरन को ले आएंगे? नहीं, मुझे लगता है केएल राहुल तभी खेलेंगे जब वो फिट हो। उसके अलावा मुझे लगता नहीं कि केएल राहुल को खेलना चाहिए। अगर वो फिट नहीं है तो फिर क्या जरूरत है खेलने की? उनकी जगह पर फिर आप अभिमन्यु ईश्वरन को आप खिलाइए। ये 50%, 60% का मतलब नहीं, तो फिर आप रोहित शर्मा को आपने क्यों बाहर कर दिया? उनको भी आप नहीं, बड़े बड़े खिलाड़ियों में लागू होता है ना सब। अभी अक्सर कहते हैं आप मैच विनर नहीं हैं, नहीं 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 70-80% फिट है वो तो आप उनको वो खिला लीजिए। इसका मतलब के वो राहुल इस को आप तरह के मैच विनर मैचेस, नहीं मानते? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ वो इस तरह के इस तरह की स्थिति में खिलाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अगर जी। वो फिट है तो आप खेलेंगे। अगर आप फिट नहीं है तो फिर आप अनफिट प्लेयर को क्यों लेकर लेकर जाएंगे 11 में? और हम फिर हमें तो देखना होगा। चलिए सभा भाई, थोड़ी बात भारतीय तेज गेंदबाजों पे भी कर लें। सिराज और जिस तरह की गेंदबाजी खासतौर से सिराज ने की, कितना वो बड़ा इम्पैक्ट डालते हुए आपको नजर आ रहे हैं एक ऐसे कंडीशंस में जहां पे इनिशियली तेज गेंदबाजों के लिए मदद रहती है। हमने खासतौर से जितनी भी सुबह होती है टेस्ट मैचेस की ढाका में, आपने भी क्रिकेट वहां पे खेला हुआ है, आप शायद ज्यादा बेहतर ब्रीफ कर पाए। देखिए, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी और बहुत ज्यादा पैशन के साथ इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं मोहम्मद सिराज। और सबसे बड़ी बात मुझे मोहम्मद सिराज में ये लगती है कि चाहे आप उनसे पहला स्पेल कराएं, दूसरा कराएं या तीसरा कराएं, उसी जोश के साथ, उसी गति के साथ, वही प्लानिंग के साथ वो आते हैं गेंदबाजी करने के लिए। और ये देखने में अच्छा लगता है। मुझे लगता है धीरे धीरे करके वो एक प्राइम बॉलर हो रहे हैं इस समय भारतीय टीम के लिए। नई गेंद से अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, पुरानी गेंद से भी उनके प्लान्स रहते हैं वहां पर, जिसको वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये अच्छी बातें हैं जो मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी में हमें नजर आ रही हैं। देखिए सभा जिस भाई, तरह का बड़ा विकेट हमें बड़ा मीरपुर, चैलेंज रखा था, आपको लग रहा है बांग्लादेश के ओपनर्स ने सेकंड इनिंग्स में, और ऑलमोस्ट एक्सपोज सा कर रहे थे वो भारत के जो हमारे तेज गेंदबाज थे। क्या कुछ चैलेंज आप देख रहे हैं बांग्लादेश के बल्लेबाज रखते हुए मीरपुर में, खासतौर से जो यंग ओपनर्स थे? अब जिस तरह से आपने उनका एनालिसिस भी किया, दोनों लेफ्ट हैंडेड ओपनर्स थे। देखिए, पिछला मैच जो चट्टग्राम में हुआ था, वहां पर जो विकेट हमें देखने को मिला था थर्ड डे एंड में और फोर्थ डे, वो बहुत ही डिसाइसिव था। वहां पर जितनी भी कोशिश कर लें, ज्यादा मदद पेस बॉलर्स को मिलने वाली थी नहीं, और कुछ वही कैरेक्टर रहा है वहां के विकेट का। पर मीरपुर का विकेट में मुझे लगता है कि अलग प्रकार की फ्रेशनेस रहती है, जिसकी मदद मिलेगी मोहम्मद सिराज को। तो ये चैलेंज रहेगा यहाँ पर दोनों ओपनर्स के लिए। मैं मानता हूँ कि ये जो युवा जोड़ी हमें देखने को मिली है पिछले टेस्ट मैच में, शंटो और जाकिर हसन की, उनमें प्रतिभा है, उनमें वो टेम्परमेंट देखने को मिल रहा है। पर एक नया टेस्ट मैच है, नई विकेट है, वहां पर मुझे लगता है कि अलग प्रकार का चैलेंज उन्हें देखने को मिलेगा। इतना आसान, जिसकी वजह से इतनी आसानी नहीं होने वाली है दोनों लेफ्ट हैंड ओपनर्स को। समय भाई, आर अश्विन के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच, क्योंकि हम लोग सब इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि लेफ्ट हैंडर्स ढेर सारे हैं बांग्लादेश में, और आर अश्विन का जो इम्पैक्ट है वो नजर आएगा। बट यहाँ से वो एक स्पिनर के हाथ से कहते हैं ना, जब बॉल छूटता है तो पता चलता है कि आप कितने अच्छे फॉर्म में हैं। वो बात अश्विन के गेंदबाजी में नजर नहीं आई। थोड़ा वरिंग फैक्टर है क्योंकि सामने ऑस्ट्रेलिया से आपको 2023 में खेलना है, और अश्विन जैसे गेंदबाज अच्छे फॉर्म में नहीं है, तो फिर आप एक बड़ा मैच विनर मिस करेंगे ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के खिलाफ। मिस करना नहीं चाहिए राजीव। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आर अश्विन इस मैच में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उनके पास क्वालिटी है, उनके पास अनुभव है,
वो सेटअप करते हैं प्लान्स को कई बार। और मुझे ये भी है कि काफी दिनों के बाद वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं, थोड़ा वक्त लगता है कई सारे बॉलर्स को। और मे भी आर अश्विन की वही हालत हुई, ऐसी बात नहीं कि उन्होंने खराब गेंदबाजी की थी पिछले पिछले मैच में, पर चूंकि उस विकेट से उनको कुछ गति मिल नहीं रहा था, जो भी उन्होंने ट्राई किया उसमें वो जो असर होना चाहिए वो हमें 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 देखने को मिला नहीं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आर अश्विन के ऊपर दबाव आ रहा है या भारत के ऊपर दबाव है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में चाहे ये टेस्ट मैच हो या ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध होम सीरीज हो, वहां पर वही बेहतरीन फॉर्म देखने को मिलेगा आर अश्विन का। चलिए, तो हम यहाँ पे प्लेइंग 11 खिला रहे हैं। यहाँ पर एक बदलाव हमने किया, हालांकि सभा भाई कह रहे हैं कि प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं होगा, हम 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे, बट जो कंडीशंस हैं, जो खबरें निकल कर आ रही हैं, वहां पे हो सकता है हम एक तेज गेंदबाज यहाँ पे बढ़ाएं, लेकिन जिस तरह सभा भाई कह रहे हैं कि हम सेम प्लेइंग 11 के साथ ही जाएंगे। सभा भाई, बांग्लादेश की टीम पे थोड़ी अगर हम बात करें, क्या कुछ आप पॉजिटिव देख पा रहे हैं जो उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला, और तस्किन अहमद का फिट होना वो कितना फायदेमंद? हालांकि बांग्लादेश को सेशन वाइज जब क्रिकेट खेलनी पड़ती है वो हमेशा फंसते हुए नजर आते हैं, यानी वो तैयार नहीं है टेस्ट क्रिकेट के लिए बेसिकली। कैसे ऐसे में तस्किन का आना और बाकी जो कंट्रीब्यूशन छोटे छोटे आपने देखे पहले टेस्ट मैच में, उससे क्या कुछ पॉजिटिव आप देख पा रहे बांग्लादेश के लिए? उनके पास पॉजिटिव्स हैं राजीव, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि नए नए पीढ़ी के प्लेयर्स हैं वो धीरे धीरे इमर्ज कर रहे हैं, वो अपनी जगह खुद बना रहे हैं। नजमुल हसन शंटो, जाकिर हसन हो गए, इबादत हुसैन को हम लोगों ने देखा था, उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की थी। एक और उनके साथ जो उनके जो जोड़ीदार पेस बॉलर हैं खालिद महमूद, उन्होंने भी कम से कम एक दिशा में बॉलिंग की। तैजुल इस्लाम उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव बॉलर है। तस्किन अहमद अगर फिट हैं और अगर वो खेलते हैं तो उससे थोड़ा बॉलिंग अटैक और मजबूत हो जाएगी बांग्लादेश की। उसके साथ साथ जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, मुझे लग रहा है कि एक और बॉलर के साथ भारत को बांग्लादेश को मैदान उतरना चाहिए। मिराज हसन मेहदी एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो नंबर 7 पर आ सकते हैं बैटिंग करने के लिए। अब मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि लिटन दास और मुशफिकुर रहीम के बीच में एक आदमी विकेट कीपिंग कर सकता है। अगर ऐसी बात है तो एक और एक्स्ट्रा बैटर नूरुल हसन की जगह पर आप खिला सकते हैं, क्योंकि नूरुल हसन की बल्लेबाजी में मुझे ऐसा देखने को मिला नहीं है। तो फिर इस तरह की कॉम्बिनेशन के साथ अगर बांग्लादेश मैदान में उतरता है तो वो ज्यादा इफेक्टिव साबित होगा और ज्यादा बड़ी चुनौती पेश कर सकता है वो इंडिया के लिए। सभा भाई, अब थोड़ी बात क्योंकि टेस्ट मैच की तो हो गई, T20 की कर लें। और आप कोची में हैं, बड़ा खूबसूरत शहर है और बीचेस और वहाँ के सी फूड बड़े फेमस हैं, और ऐसे में इन सब के बीच में आईपीएल को लेके क्या कुछ गहमा गहमी चल रही है? क्योंकि आप दिल्ली कैपिटल्स को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलग अलग बाकी फ्रेंचाइज भी पहुंचे हैं, आपको वॉलेट भी देख रहा था, कोई बहुत ज्यादा पैसे तो है नहीं दिल्ली के मिनी ऑप्शन है, तो उतना प्रेशर किसी भी फ्रेंचाइजी के ऊपर रहता नहीं है। हाँ, ऐसी टीम जिन्होंने कई सारे प्लेयर्स को रिलीज किया, उनके पास बड़ा पर्स है, तो वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर आएंगे। हमारे तरफ से भी कोशिश वही है कि जो 4 या 5 जो स्लॉट्स अवेलेबल हैं उसको हम लोग बड़े अच्छे प्लेयर के साथ फुलफिल करें। अंत में ये भी निर्भर करता है कि किस प्रकार की स्ट्रैटेजी या फिर किस प्रकार के कॉम्बिनेशन के साथ आप मैदान में उतरना चाहें। तो इस बार दबाव पिछले साल के मुताबिक उतना ज्यादा नहीं है, और दबाव आने पर ही तो मजा आता है ऑप्शन का। तो हाँ, 23 के लिए सभी जो टीम्स हैं वो तैयारी कर रही हैं। सभा भी मैं देख रहा था 2 टीम ऐसी जो ऑलराउंडर की तलाश में होंगी, तो आपकी टीम का मैं बैलेंस देख रहा था, वहां पे मुझे लग रहा है कि 3 बड़े इंपॉर्टेंट नाम है, बेन स्टोक्स, सैम करन और कैमरून ग्रीन जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। क्या आपकी गुड बुक्स में ये तीनों ऑलराउंडर्स हैं? देखिए, ऑलराउंडर ऐसी क्वालिटी है जो बहुत कम नजर आती है राजीव। तो ना ही केवल डीसी पर, हर एक टीम की नजर ये 3-4 ऑलराउंडर्स के ऊपर होगी। इसी वजह से बहुत जरूरी है कि वाइड बॉल क्रिकेट में मल्टी स्किल वाले प्लेयर्स हों, और अगर आपके पास ऑलराउंडर्स हैं जो ऑप्शन में आते हैं तो उनके ऊपर सभी टीम्स की निगाहें रहेंगी। तो हम लोग की भी निगाहें हैं। उस तरह से मुझे लगता है कि सारी टीमें ऐसी टीमें जिनके पास ज्यादा बड़ा पर्स है, और उनकी भी वो भी इन्हीं ऑलराउंडर्स के ऊपर फोकस करेगी। पर अंत में बहुत निर्भर करता है कि कौन सा खिलाड़ी किस सेट में आ रहा है, सेट में भी किस नंबर पे आ रहा है। बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं राजीव जी। 2 बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है सभा भाई, हम कल भी डिस्कशन कर रहे थे इस पे। एक केन विलियमसन जो सालों साल खेले सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, शायद इसमें अनसोल्ड चले जाएं, ये एक बड़ा
शायद बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। दूसरा नाम जो रूट का, जिन्होंने अपना नाम तो डलवाया, लेकिन मुझे बहुत कम उम्मीद है कि कोई भी फ्रेंचाइज जो रूट के पीछे जाएगा। कैसे आप देखते हैं इन दोनों बड़े खिलाड़ियों के लिए ये ऑक्शन? ये कोई नई बात नहीं है राजीव, इसके पहले भी बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी ऑक्शन में जिनका नाम आया है उनको टीमों ने लिया नहीं है। और ये जैसे कि मैंने कहा कि ये निर्भर करता है टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। अगर उस स्किल सेट का खिलाड़ी आपकी टीम में है तो फिर आप नए खिलाड़ी लेने की आपको आवश्यकता होती नहीं है। कई बार वहां पर किसी अलग प्रकार के स्किल सेट की जरूरत होती है, इसी वजह से कई सारे बड़े खिलाड़ी का चयन होता नहीं है किसी भी टीम द्वारा। जो रूट और केन विलियमसन, इस समय केन विलियमसन सिर्फ T20 खेल रहे हैं, जो रूट T20 खेल नहीं रहे हैं अपनी टीम के लिए। और हाँ, चूंकि उन्होंने अपना नाम डाला है तो फिर किसी न किसी सोच के ऊपर ही डाला होगा। तो यहाँ से कहना बड़ा मुश्किल है राजीव कि किस टीम को नहीं वहीं से तो कहना आसान है सब, वही कोची से दिल्ली तो कैसे बता पाएंगे? नहीं, अब अलग अलग टीमों की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है राजीव। पिछले साल केन विलियमसन कप्तान थे, तो हो सकता है कोई टीम को जिनके पास कप्तान नहीं है वो एक केन विलियमसन को एक कप्तान के रूप में ढूंढे। इस बार भी मैचेस होने वाले हैं तो उन सब चीजों का भी असर होता है। अपने कंडीशंस के हिसाब से टीम जो है वो प्लेयर्स को चुनती है। कल सभा भाई राजकुमार सर से मेरा डिस्कशन हो रहा था और वो सिकंदर रजा को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। क्या आपको भी लग रहा है? और जो मौजूदा इम्पैक्ट प्लेयर का एक नियम आया है कि 14 ओवर तक आप एक प्लेयर बदल सकते हैं, क्या ये जो इम्पैक्ट प्लेयर के रूल्स बदल गए हैं राजीव? अब इम्पैक्ट प्लेयर के जो रूल्स हैं वो ये हैं कि आप इम्पैक्ट प्लेयर को कभी भी आप चेंज कर सकते हैं 14 ओवर तक ना, कि या पूरे 20 ओवर? नहीं, कभी भी 14 ओवर का वो जो नियम था वो खत्म हो गया। अब कभी भी आप चेंज कर सकते हैं। ओके। और दूसरा ये है कि आप फॉरनर को रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर आपने 4 फॉरनर चुन लिया है तो उनके जगह पर किसी और इम्पैक्ट फॉरेन प्लेयर को आप ला सकते हैं। वो तभी आप ला सकते हैं जब आपने सिर्फ 3 को अपने 11 में खिलाया है। तो ये सारे चेंजेस इस समय इम्पैक्ट प्लेयर के रूल को लेकर आ रहे हैं। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि स्ट्रैटेजी अभी 1-2 दिन के अंदर बहुत कुछ होने वाला है ये इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से। सवाई सिकंदर रजा पे क्या एक रिएक्शन चाहिए आपका? मुझे लग रहा है वो तो फॉरेन प्लेयर के रूप में ही आएंगे राजीव। एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, बेहतरीन प्रदर्शन रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। चूंकि ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, एक तरह से मिस्ट्री स्पिनर के रूप में उन्होंने अपने आप को ढाला है। बहुत बड़ा प्लस वो साबित हो सकते हैं कि ऐसी टीमों के लिए जिनको मुझे लगता है कि लोअर मिडिल ऑर्डर में किसी खिलाड़ी की जरूरत हो तो। बिल्कुल। और इंडियन प्लेयर्स में अगर बात करें सभी, कौन सा ऐसा 3 नाम आपको लग रहा है जिसको बहुत हाईली पेड किया जाएगा इस बार के ऑक्शन में? अब आप लोगों ने भी पढ़ा होगा राजीव, कई सारे यंग पेस बॉलर्स के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। तो उनमें बहुत सारे नाम है। यहाँ पर मैं स्पेसिफिक नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जयदेव उनडकट के बारे में बहुत बातें चल रही है कि एक बार फिर सबसे ज्यादा पैसे उनको मिल सकता है। हाँ, जैसे ऐसे टीम जिनको लेफ्ट आर्म सीमर की जरूरत हो तो वो जयदेव उनडकट के लिए जा सकते हैं, क्योंकि वो काफी दिनों से T20 खेलते आ रहे हैं, शानदार प्रदर्शन रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि कई सारे प्लेयर्स हैं जिनका नाम इस समय लिया जा रहा है। चले, और कुछ यंगस्टर सभा भाई जो आपने देखे हो, मैं दिल्ली कैपिटल्स की रणनीति पे बात नहीं कर रहा, ऑक्शन में कौन से कुछ युवा क्रिकेटर्स आप देख रहे हैं, अनकैप्ड प्लेयर्स देख रहे हैं जिनपे लोगों की निगाहें होंगी कि इन पे आप इन्वेस्टमेंट करें फ्यूचर के लिए? देखिए, यंगस्टर्स तो यही पिछले साल ही कई सारे यंगस्टर्स को ले लिया गया था। तिलक वर्मा हो गए, जैसे यश धुल हो गए, साई सुदर्शन हो गए। उसी तरह से इस साल भी जिन्होंने ऐसे यंग प्लेयर जिन्होंने जगदीशन को लेके भी सभा भाई बहुत ज्यादा बात है कि हो सकता है बहुत हैवी प्राइस पे उनको लिया जाए। हाँ, इन जगदीशन जो उनको रिलीज किया गया है, पर इस समय वो ओपन हैं, उन्होंने विकेट कीपिंग करना भी शुरू कर दिया है। तो वो एक विकल्प साबित हो सकते हैं टीमों के लिए जिनको उस तरह के स्किल सेट की जरूरत हो। मुझे लग रहा है कि ऐसे कई सारे नाम है राजीव, इस समय यहाँ पर कहना बड़ा मुश्किल रहेगा, पर जिन्होंने T20 में अच्छा प्रदर्शन किया डोमेस्टिक क्रिकेट में, उन सभी खिलाड़ियों के ऊपर नजरें रहती हैं टीमों की। जी, चलिए, तो मेगा ऑक्शन जो है वो कोची में होगा और 10 फ्रेंचाइज वहां पे इकट्ठा हो चुके हैं। सब भाई दिल्ली कैपिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अंदर की बातें उन्होंने नहीं बताई, लेकिन संकेत जरूर मिले कि क्या कुछ दिल्ली कैपिटल्स करेगी और बाकी के फ्रेंचाइज क्या कुछ करेंगे और अपने अपने टीमों का बैलेंस किस तरह से बेहतर करेंगे, क्योंकि किसी के पास तेज गेंदबाज ज्यादा है, किसी के पास बल्लेबाज ज्यादा है, किसी को ऑलराउंडर्स की जरूरत है। और ये मिनी ऑक्शन शायद उन तमाम कमियों को पूरा करने का काम करेगा। और IPL सीजन 16 जो 2023 में शुरू होगा, तो थोड़ा सा बदलाव स्ट्रक्चर
अलग अलग टीमों का आपको जरूर नजर आएगा। तो आज हमने आईपीएल पे भी बात की, भारत और बांग्लादेश के बीच जो साल का आखिरी टेस्ट मैच हो रहा है उस पर भी हमने बातचीत की, और लबो लबाब यही निकला कि टेस्ट मैच जीतना जरूरी है आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिहाज से। वहीं आईपीएल की खबरों की अगर बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है इस बार का आईपीएल। कुछ सीनियर खिलाड़ियों को शायद अनसोल्ड रहना पड़े, वहीं कुछ युवा खिलाड़ी शायद बहुत बड़ी प्राइस पे अलग अलग फ्रेंचाइज टीमों के साथ जा सकते हैं। तो ऑक्शन के बाद एक बार फिर सभा भाई के साथ बैठेंगे और जो कुछ संकेत आज मिले हैं उसका पूरा विश्लेषण हम कल करेंगे, लेकिन आज की हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।